हेलो एवरीवन, वेलकम टू नालंदा आईएएस एकेडमी। और चलिए डिस्कस करते हैं सिक्स के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर जो कि है पाठ 8 भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो अब चलिए जरा देखते हैं कि भारत में कैसी जलवायु, कैसे वनस्पति और कैसे वन्य प्राणी रहते हैं। तो कह रहे हैं आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है, पढ़ते हैं, टेलीविजन पर भी देखते हैं और दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए भी सुनते होंगे, बिल्कुल सही बात है। आप जानते हो कि मौसम जो है ना, वो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है ना। हर दिन इसमें मौसम में कुछ चेंज हो रहा होता है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आपका तापमान, वर्षा, सूर्य की विकिरण इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के लिए मान लो मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा हो जाती है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है ना, तो आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में भी ठंडे पदार्थों को लेना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है, हम ठंडी चीज़ें खाते हैं। इसके ठीक उलट यानी कि ठीक विपरीत होता क्या है कि ऐसे दिन भी होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के लिए के बिना ठंड लगती है। जैसे कि आजकल का मौसम में ठंडा हो रहा है, ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं, बिल्कुल सही बात है। और इन दिनों में आप कैसे चीज़ें खाते हैं, तो गर्म चीज़ें खाते हैं, ठंड में गर्म चीज़ें, गर्मियों में ठंडी चीज़ें, है ना। तो इसी तरह से हम क्या देखते हैं कि सामान्यतः ना भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। कौन कौन से? दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है, मार्च से मई तक आपकी गर्मी का मौसम होता है, जून से सितंबर तक आपका बारिश का मौसम होता है। तो जून से सितंबर तक ना दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। अक्टूबर से नवंबर तक जो है ना मानसून लौटता है, मतलब अक्टूबर से नवंबर में तो मानसून के लौटने का मौसम यानी कि शरद ऋतु होती है। ठीक है जी। अब जब आपने मानसून के बारे में देख लिया, शरद ऋतु के बारे में देख लिया, गर्मी सर्दी देख ली है, तो चलिए ज़रा इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो शीत ऋतु क्या है? ठंडा मौसम जिसमें सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। उत्तर भारत का तापमान अभी कम क्यों है? क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही हैं? ध्यान देना, दक्षिणी गोलार्ध में। हम कहाँ हैं? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में अभी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ रही हैं। वो कहाँ पड़ रही होंगी? तो वो आपकी पड़ रही हैं दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, इसलिए वहाँ पर क्या होगा? तो गर्मी का मौसम होगा। हमारे यहाँ क्या है? सर्दियों का मौसम है। शीत ऋतु का हम अभी खूब मजा ले रहे हैं। फिर हम चलते हैं ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। ग्रीष्म के मौसम में क्या होता है ना कि सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। कहाँ सीधी पड़ती हैं? तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही होती है, तो तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय जो है गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लू कहते हैं। ओके, अच्छा जी, चलते हैं। कह रहे हैं आओ खेलो। चलो जी, देख लो, हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय, जैसे शरबत कहा जाता है, का सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन है। लू के दुष्प्रभाव से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज या दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि पिए हैं? बहुत से लोग केले या आम के मिल्क शेक भी पीते हैं। तो ये हम कब करते हैं? गर्मियों में, है ना। तो गर्मी के बाद जो है पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत है, वे सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं और हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के 2 गानों को याद करो और जल्दी से मिलकर गा लो। ठीक है जी, आप सभी मिलकर गा लो। मेरे पास इतना समय नहीं है तो मैं बढ़ती हूँ आगे। गर्मी के बाद पहली वर्षा का काम हो गया, तब वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें और लिखें। विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नामों की जानकारी भी अपने मित्रों, पड़ोसी और परिवारों के सदस्यों से प्राप्त करो। उदाहरण के लिए हिंदी में वर्षा कहते हैं, मराठी में पाउस कहते हैं, उर्दू में बारिश कहते हैं और बंगाली में वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो वर्षा से हम चलते हैं आगे और दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करते हैं, जिसे हम वर्षा का मौसम कहते हैं। ये मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय क्या होता है कि पवन जो है ना बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लेकर आती है और जब ये पहाड़ों से टकराती है तो बारिश कर देती है। ठीक है, नमी लेकर आई बंगाल की खाड़ी और अरब के सागर से, और जहाँ भी पहाड़ से टकराएगी वहाँ बारिश कर देगी। मानसून के लौटने का जो मौसम है उसे हम शरद ऋतु जो कह रहे हैं, उसमें क्या होगा कि इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। तो भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या होता है ना कि ये फिर वहाँ से पानी उठाते हैं बंगाल की खाड़ी से, वहाँ पर बारिश कर देती है। ठीक है, तो किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ठीक है जी, तो चलिए जरा देख लेते हैं। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। यहाँ साइड में इन्होंने क्या कहते हैं कि अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? सही उत्तर पे चिन्ह लगाओ। जैसे फसल प्रभावित होगी, डेफिनेटली होगी। अगर बारिश कम हो रही है तो फसल तो प्रभावित होगी। कुएं के पानी का स्तर क्या होगा? ऊंचा होगा, नीचा होगा? नीचा होगा। गर्मी का मौसम लंबा होगा, छोटा होगा? लंबा होगा, है ना। भारत की जलवायु को ना मोटे तौर पर जलवायु मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी शब्द जो है ना अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति कैसी है? तो आपको पता है उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है, ये भी आपको पता है। अच्छे मानसून का मतलब क्या है कि बारिश काफी अच्छी हुई है, प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन हुआ है। ओके,
आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या ये कह रहे हैं कि भारत के मानचित्र पर इस पैराग्राफ में दिए गए स्थानों को चिन्हित करो। चलो जी जरा देख लेते हैं क्या क्या स्थान दिए गए हैं। किसी स्थान की जलवायु ना उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। ठीक है जी, इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का भी अनुभव होता है। जैसे अगर राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर जो है वो आपके बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर का जो द्रास और कारगिल में काफ़ी बर्फीली ठंडी पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई और कोलकाता की बात करें तो जलवायु के मध्यम है, मतलब वहाँ पे जलवायु जो है वे ना ही अधिक ठंडे होते हैं ना ही गर्म होते, क्योंकि कोस्टल रीजन में पड़ जाता है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र भी होंगे, गीले, मतलब जहाँ पर नमी ज़्यादा होगी। विश्व का जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है ना वो मेघालय में मौसिनराम है, जबकि किसी किसी वर्ष जो है ना राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा, विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान भी है और ऐसी जगह भी है जहाँ पर बारिश नहीं होती है ना। तो इस तरीके से ये आप ये सारी जगह जैसे कि मौसिनराम, राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर, कारगिल, द्रास, जम्मू कश्मीर, ये सारी चीज़ें आपको मानचित्र में भरनी है। फिलहाल हम चलते हैं, अब ऊंचाई की बात करते हैं, जैसे पेड़ कहाँ पर आपको कैसे मिलेंगे, प्राकृतिक वनस्पति कैसे मिलेगी। ठीक है जी, तो चलते हैं प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं। और जो ये आपकी वनस्पति है ना, कह रहे हैं कि हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास और मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहते हैं। छोटे पौधों को क्या कहते हैं? झाड़ी, जैसे कि कैक्टस, फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अलावा बहुत से लंबे वृक्ष भी होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं होती हैं, कुछ बहुत पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है ना। अब कम पत्तियों वाले कौन है, तो उसका एग्जाम्पल है नारियल। नीम और आम में बहुत पत्ते, नारियल में बहुत कम पत्ते। झाड़ियाँ और पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, घास, झाड़ियाँ, पौधे जो हमारी बिना हेल्प के उगे हैं उनको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। घास हो, चाहे झाड़ियाँ हो, चाहे पौधे हों, चाहे पेड़ हों। ठीक है जी, तो कह रहे हैं कि क्या आप कभी नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जहाँ पर जितनी ज़्यादा बारिश होगी वहाँ उतने घने वन आपको देखने को मिलेंगे। जलवायु की विभिन्नता के कारण क्या होता है, भारत में अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तो कहीं पर कुछ मिलेगा, कहीं पर घने वन मिलेंगे, कहीं पर नहीं मिलेंगे, कहीं पर झाड़ियाँ मिलेंगी, कहीं पर पेड़ मिलेंगे, कहीं पर पौधे मिलेंगे। ठीक है, ओके। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हम जो है ना, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाभदायक है। कैसे? सबसे पहली बात तो ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो हमारे सांस लेने में हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो जो हम छोड़ते हैं वो इसे ग्रहण कर लेते हैं। तो जिससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग में काफ़ी आपको हेल्प मिलती है, कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं होने देते ये। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, है ना। तो दूसरा काम इन्होंने ये कर दिया। देखिए सबसे पहले सांस लेने में हेल्पफुल इन्होंने ऑक्सीजन दी, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने सोख लिया, तीसरा जड़ों को मिट्टी से बांध कर रखते हैं, तो इससे मिट्टी का अपरदन नहीं हो पाता। ठीक है जी, ओके। और इसके बाद ये हमें ईंधन देते हैं, लकड़ी देते हैं, चारा देते हैं, जड़ी बूटियां देते हैं, लाख देते हैं, शहद देते हैं, गोंद देते हैं। तो देखिए वन हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। वन्य जीव जो हैं, जो आपके जानवर हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। पेड़ों की अगर आपने अंधाधुंध कटाई कर दी ना, इसके कारण अभी तो वो हो भी रही है, भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, तभी हम इससे कोप अप कर पाएंगे। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, मतलब जो पेड़ बचे हैं उनको बचाओ और एक्स्ट्रा भी लगाओ। लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में हमें बताना होगा, ताकि तभी वो इसको समझेंगे और ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे कि वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं और पृथ्वी को हरा भरा रखने में हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ एक लीला है, वो क्या करती हैं, लीला के माता पिता ने क्या किया, उनके जन्म पर नीम के एक पौधा को रोपा और हर साल उनके जन्मदिन पर क्या करते हैं, अलग अलग पौधों को रोपते हैं वो। ठीक है, यानी कि लगाते हैं। इनको हमेशा पानी से सींचा जाता है और अत्यधिक गर्मी सर्दी जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी यह ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचाए। जब लीला 20 साल की हुई तो 21 सुंदर सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े हो गई। चिड़ियों ने उन पर अपना घोंसला बना लिया, फूल खिलते थे, तितलियां आती थीं, उनके चारों ओर मंडराती थी। बच्चों ने उनके फलों का आनंद लिया था, उनकी शाखाओं पर झूले और उनकी छाया में खेले। इससे आप समझ सकते हैं कि आप भी अपने बर्थडे पे पेड़ पौधे लगाएं, पौधे लगाएंगे, पेड़ बनेंगे और आपको पता नहीं कितना हेल्पफुल होगा, और आपके साथ साथ पूरी सोसाइटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पेड़ों से आपको मिलता क्या क्या है, दवाइयाँ, आश्रय, चारा, ईंधन, खेल का सामान, फर्नीचर, मिट्टी को बांध के रखते हैं, रबड़ मिलता है, इमारती लकड़ी मिलती है, वन जीवों को निवास मिलता है, गोंद, लाख, फल, शहद। तो देख रहे हैं आप कितनी चीज़ें मिलती हैं, और ऑक्सीजन तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट मिल ही रहा है। बात करते हैं कि जब हमने वन्य पौधों की और वनों की बात की तो वन्य प्राणी की बात कर लेते हैं। आपको पता है वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास
होता है ना। तो वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां और बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप मतलब सांपों की प्रजातियां जो है, उभयचर पक्षी, स्तनधारी कीट, कृमियां सभी निवास करते हैं वनों में। अब आपको पता है बाघ क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में ना एशियाई शेरों का निवास होता है। हाथी या एक सिंगी की अगर हम बात करें, एक सिंगी जो गैंडा होता है, असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी आपको कहाँ मिलेंगे, तो केरल कर्नाटक में मिलेंगे। ऊंट आपको कहाँ मिलेंगे, तो रेगिस्तान में मिलेंगे। जंगली गधा जो है वो कच्छ के रीजन में मिलेगा। जंगली बकरी, हिम, तेंदुआ, भालू ये आपको हिमालय रीजन में मिलते हैं। इसके अलावा जो है ना बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल ये भी आपके देश में आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। अगर हम पक्षियों की बात करें तो पक्षी भी हमारे यहाँ पर खूब है। मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, सब जानते हैं। और इसके अलावा भारत में आपको क्या क्या मिलेगा, तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ ना अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी आपको देखने को मिलेंगे। पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं, जो आपके वन्य है ये इनको प्राकृतिक निवास इनको प्रदान करते हैं। ये जो आपके पक्षी उद्यान है वो उद्यान जो है ना शिकारियों से पक्षियों की रक्षा भी करते हैं। और कह रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हो कि आपके आसपास कौन से 5 पक्षी मिलते हैं। भारत में सांपों की भी सैकड़ों प्रजातियां हैं। उनमें जो मेन है वो है कोबरा और करेत, ये प्रमुख हैं। अब अगर आपने वनों के कटने और जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं, तो बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। और सरकार ने हाथियों और बाघों को बचाने के लिए तो अलग से परियोजनाएं चलाई हैं। बाघ परियोजना, हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। तो कहने क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम और उनको मानचित्र में उनकी स्थिति बता सकते हो। तो इसी बात पर आप जल्दी से अपने जो भी नेशनल पार्क्स वगैरह हैं उनको आप लोकेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम याद करने की कोशिश करें। जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं वो तो अपने कर लो भैया। और उसके बाद जो है ये सारी परियोजनाओं को देखो, पशु विहारों को देखो। और चलते हैं आगे। और हम क्या देखते हैं कि आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हो। कैसे, आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि हड्डी, सींग या पंख से जो पदार्थ बनते हैं ना उनको खरीदने से इनकार कर दो। हर साल हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि क्या हो, वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो ऐसी कोई चीज़ खरीदो मत जो कि उनके शरीर की खाल से, सींग से, इन सब चीज़ों से बनी हो। ठीक है, ओके। तो फिर आपको ये भी यहाँ पर एक फैक्ट बताया गया, यहाँ पर एक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, जैसे शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं, हमारे वनों से अगर बाघ खत्म हो जाए तो क्या होगा, क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसी चिड़ियाघर देखे हैं जहाँ बाघों को रखा जाता है। अब इसके साथ साथ इन्होंने एक बात और की कि प्रवासी पक्षी मतलब दूसरी जगह से हमारे यहाँ पे पक्षी रहने के लिए आते हैं। कुछ पक्षी जैसे पिंटेल, बतख, करल्यू, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टेंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जो है ना, जिसका वजन मात्र 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे भारत में आती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ का पूरा वातावरण। और अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हों, नहीं भी अच्छी लगी हों, तो इसको दोबारा पढ़ें और इसको अपने लिए इंटरेस्टिंग बनाएं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जितना पढ़ाई करोगे, जितना मन से करोगे, उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। सो पढ़ाई को अपना मित्र बनाएं और मन से पढ़ें, इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसके साथ ही 6th की एनसीईआरटी खत्म होती है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 6th की हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी आज हमने खत्म कर दी है। तो मिलते हैं 7th की ज्योग्राफी की हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।